हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल के साथ। आर्टिकल लिखा गया है पोलियो वायरस पे। पोलियो को दुनिया के लगभग हर एक हिस्से से इस बीमारी को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन आज भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में ये बीमारी जिंदा है। इस आर्टिकल में साइंटिफिक थीम में आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, हल्का फुल्का है आज का आर्टिकल। और इसको शुरू करेंगे अपने क्विज के साथ में। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको क्लास के लास्ट में अटेम्प्ट करना है, और ये सभी क्वेश्चंस जो इस क्लास में सीखोगे उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करते हुए सॉल्व होंगे। तो पूरे मन से क्लास को आपको लेना है, 9 में से 9 नंबर मिल जाएं ताकि आप सीखें भी और उसको टेस्ट भी कर सकें। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाते हैं क्विज के। आइए क्लास को, लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी ग्रेव कंसर्न। कंसर्न यानी चिंता। ग्रेव का मतलब पता है आपको क्या होता है? ग्रेव एक नाउन भी है, एक एडजेक्टिव भी है। इंग्लिश की यही खूबी है। इंग्लिश की क्यों, हर भाषा की है। एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। ग्रेव का नाउन फॉर्म में मीनिंग होता है किसी की कब्र, है ना, ग्रेव, ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान। लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में ग्रेव का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत सीरियस हो, बहुत गंभीर हो। तो कह रहा है जी कंसर्न यानी चिंता हमारे सामने है जो बड़ी गंभीर है, बहुत, है ना, बड़ी ऐसी चिंता है, बड़ी सीरियस टाइप की कंसर्न है। चलिए, कह रहा है द रिस्क ऑफ इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ वाइल्ड टाइप 1 पोलियो केसेस फ्रॉम पाकिस्तान इज ग्रेट। कह रहा है जो रिस्क है, जोखिम है, और किस चीज़ का? दुनिया भर में फैल जाने का। और किस चीज़ के? वाइल्ड टाइप 1 पोलियो केसेस के। तो पोलियो में वाइल्ड टाइप 1 जो वायरस है, कई तरह की स्ट्रीम्स होंगी, स्ट्रेन्स होंगी इसकी वायरस की। तो वाइल्ड टाइप 1 जो वायरस है पोलियो का, उसके केसेस का फैल जाने का जो रिस्क है पाकिस्तान से, वो बड़ा ग्रेट है, बहुत बड़ा है। पाकिस्तान से ये वायरस आसपास की कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया फैलता हुआ दिख सकता है। रिस्क यानी जोखिम सब्जेक्ट है, एज इसकी वर्ब है। आज आपको सारे ऐसे ऐसे जो है ना सेंटेंसेस मिलेंगे, एकदम सिंपल सिंपल सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने होगा। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। सारे मोटे मोटे वर्ड शुरू में एक साथ देखो ताकि इसको आगे स्मूथली बिना ब्रेक्स के पढ़ सको। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सीसेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए अपनी वोकैब शीट आज की, ग्रेव कंसर्न, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ अच्छे से आप पढ़ पाएँ। डिस्पोज ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में आज आप देखेंगे। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना या उसको ठिकाने लगाना, या फिर किसी चीज़ को एकदम ख़त्म कर देना, बिल्कुल सिरे से उसको जो है समाप्त कर देना। ठिकाने वाला, लगाने वाला मीनिंग निकलेगा तब उसका मीनिंग होगा गेट रिड ऑफ समथिंग। जैसे घर पे आपके कुछ कबाड़ का सामान रखा है, आपने कबाड़ी को बुला के सब सामान बेच दिया, दे दिया उसको, है ना, आपने ठिकाने लगा दिया। दोनों ही तरीके से यूज़ करके दिखाता हूँ इस फ्रेजल वर्ब को आपको। द किलर्स ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी। हत्यारों ने कोशिश की बॉडी को ठिकाने लगाने की, डिस्पोज ऑफ करने की। और कैसे? बाय थ्रोइंग इट इन रिवर, इसको फेंक करके बॉडी को एक नदी में। तो ये पहला वाला मीनिंग हो गया, है ना, गेट रिड ऑफ वाला। दूसरा मीनिंग, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन इज द की टू इरेडिकेटिंग द वायरस। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है, हर आदमी का वैक्सीनेशन या टीकाकरण जो है वो की है, कुंजी है वायरस को इरेडिकेट करने की, इस वायरस को ख़त्म कर देने की, जड़ से ख़त्म करने की। तो जड़ से ख़त्म करने वाला मीनिंग डिस्पोज ऑफ का, इरेडिकेट वाला मीनिंग भी कभी कभी आप देखते हैं। चलिए सिनोनिम्स हैं इसके सारे ये। गेट रीड ऑफ करना, शेड करना, डू अवे विद करना, डिस्पेंस विद करना,
छुटकारा पाना, और जड़ से ख़त्म करना यानी वीड आउट करना, वाइप आउट करना या अपरूट करना। ये जो है पहला वाला मीनिंग जो आप छुटकारे वाला देख रहे हो, ये वीक मीनिंग है ना। वीक मतलब छुटकारा पाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना ये तो, लेकिन जड़ से ख़त्म करना ये स्ट्रॉन्ग वाला मीनिंग भी ये फ्रेजल वर्ब देती है। अक्सर इसमें गलती ये की जाती है बच्चों के द्वारा, आप डिस्पोज ऑफ के बाद में ओ डबल एफ लगा देते हैं। याद रखना, डिस्पोज ऑफ और गेट रिड ऑफ इनके बाद में ओ डबल एफ नहीं आता, इसमें ओ एफ सिंगुलर वाला सिंगल एफ जो है लगेगा। चलिए अगला वर्ड है रेजर्वोयर। रेजर्वोयर का मतलब होता है बड़ी सी स्टोरेज, किसी चीज़ को रखने की बड़ी सी गोदाम है ना, जगह, चाहे कोई गोडाउन हो, चाहे कोई टंकी हो पानी रखने की, है ना, बड़ी सी जगह को बोलते हैं। इंडिया स्मॉलर सिटीज़ आर ए रिजर्वोयर। भारत के छोटे शहर एक गोडाउन है, एक रिजर्वोयर है, एक स्टोरेज है। और किस चीज़ का? ऑफ अनटैप्ड टैलेंट एंड पोटेंशियल। ऐसे टैलेंट और पोटेंशियल का जो अनटैप्ड है, जिसको पहचाना जाना, जिसका फ़ायदा उठाया जाना अभी बाकी है। अनटैप्ड समझते हैं ना, ऐसी चीज़ जिसको आपने भी पहचान करके उसका फ़ायदा लेना शुरू नहीं किया है। ऐसे ही टैलेंट और पोटेंशियल से भरे हुए हैं हमारी स्मॉलर सिटीज़। तो ये वर्ड आर्टिकल में आप रिजर्वोयर देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रीपोंडरेंस। देखिए प्रीपोंडरेंस और प्रीडोमिनेंस दोनों वर्ड्स देखने में भी एक जैसे और मीनिंग भी इनका ऑलमोस्ट एक जैसा है। किसी भी चीज़ का मात्रा में, नंबर में या इम्पोर्टेंस में या इन्फ्लुएंस में ज़्यादा होना, समझ पा रहे हो? किसी भी चीज़ का क्वांटिटी में, नंबर में, इन्फ्लुएंस में, वेट में दूसरी चीज़ से ज़्यादा होना, तो ये ज़्यादा होने का काम जो है प्रीपोंडरेंस या प्रीडोमिनेंस कहलाता है। ड्यू टू इट्स प्रीडोमिनेंस और प्रीपोंडरेंस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, रशिया हैज़ डोमिनेटेड यूक्रेन इन द वॉर। अपनी प्रीपोंडरेंस की, सुपीरियरिटी की वजह से, प्रीडोमिनेंस की वजह से मिलिट्री इक्विपमेंट में, है ना, मिलिट्री के समझिए ना सामान में, रशिया ने डोमिनेट किया है यूक्रेन को इस पूरी वॉर में। ये सारे सिनोनिम्स हैं प्रीडोमिनेंस के या प्रीपोंडरेंस के। यू विल सी दिस वर्ड प्रीडोमिनेंस इन द आर्टिकल टुडे। प्रधानता बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रधानता। अपने मिलिट्री इक्विपमेंट की प्रधानता की वजह से रशिया ने यूक्रेन को डोमिनेट किया है। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, एविक्ट। एविक्ट पता क्या होता है? किसी से कोई चीज़, कोई जगह खाली करवाना। आपका मकान मालिक अगर आपको किराया ना देने पे बाहर फेंक दे तो उसने आपको एविक्ट किया है। अगर किसी एरिया में झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हुई हैं और सरकार ने उनको हटवा दिया तो सरकार ने झुग्गी वालों को वहाँ से एविक्ट किया है। टू थ्रो या फोर्स समवन आउट फ्रॉम समवेयर या फ्रॉम अ प्लेस। द फैमिली वर एविक्टेड फ्रॉम देयर हाउस फॉर फेलिंग टू पे द रेंट। फैमिली को एविक्ट किया गया उनके घर से रेंट को ना पे करने की वजह से, किराया ना दे पाने की वजह से, यानी निकाल दिया गया वहाँ से। निकालने को डिसलॉज करना, आउस्ट करना, इजेक्ट करना भी बोलते हैं। आज ये एविक्ट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। वो कैब ज़्यादा हैवी तो नहीं लगी? चलो अब एक चीज़ दिमाग में आई है, वैसे तो क्लास में मुझे लाना चाहिए था इस कॉन्सेप्ट को बना करके, पूछ लेता हूँ, मैं लाया नहीं हूँ आज बना के। कॉन्सेप्ट ये है कि फैमिली सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, इसकी वर्ब वर क्यों है और देयर हाउस क्यों लिखा गया? फैमिली तो एक सिंगुलर नाउन है, फैमिलीज़ तो लिखा नहीं हुआ। फैमिली यानी एक फैमिली और फैमिलीज़ यानी बहुत सारी फैमिलीज़। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिन बच्चों को याद है इस कॉन्सेप्ट का नाम कमेंट में डाल देना ताकि मैं समझ पाऊँ कितने बच्चे रिटेन कर पाते हैं, ठीक है ना। कौन से टाइप का नाउन है फैमिली, जिसकी वजह से ये प्लूरल वर्ब भी ले लेता है, देखने में सिंगुलर है लेकिन काम प्लूरल का भी कर पाता है। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ अपने आर्टिकल पे। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा गया है। समरी ये है जी, वैसे तो पोलियो दुनिया भर से हटा दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया इस वायरस को। इंडिया में भी इसके बहुत केसेस मिलते थे, लेकिन शायद 10-12 साल से इंडिया से भी इस वायरस को इरेडिकेट कर दिया गया है। लेकिन ये पोलियो वायरस अभी भी आपको पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में ज़िंदा मिलेगा। बहुत इक्का दुक्का केस आते हैं, लेकिन ये इक्का दुक्का केसेस कब दर्जनों और कब सैकड़ों बन जाएं किसी को पता नहीं है। और बड़ी ख़राब बीमारी है जी पोलियो, आपको पता होगा। पाँव खराब हो जाते हैं बच्चों के, पूरी ज़िंदगी जो है उनको क्रिपल्ड की है ना, अपाहिज की ज़िंदगी जीने को मजबूर कर देता है वायरस। अगर पाकिस्तान में ये वायरस दिखाई दे रहा है आपको, अफ़गानिस्तान में इसके पॉजिटिव सैंपल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम में ये दोनों कंट्रीज़ कुछ कोताही, कुछ ढिलाई बरत रही हैं। भाई दुनिया ने हटा दिया तो दो जगह क्यों बचा हुआ है? ये कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना। और क्या गलत हो रहा है इस आर्टिकल में आपको बताया जाएगा।
बहुत सारी पॉपुलेशन अनपढ़ जाहिल लोग जो हैं पोलियो का टीका लगवाते नहीं अपने बच्चों को, है ना, जानबूझ करके वो कह देते हैं, झूठ बोल देते हैं हमने लगवा लिया, लगवाया नहीं होता। तो यही रीजंस की वजह से ये वायरस आज भी पाकिस्तान अफगानिस्तान में जिंदा है। तो ना आज की कंसर्न होकर के आपको बता रहा है, चिंता दिखा रहा है अपनी, साथ में साइंटिफिक, थोड़ा साइंटिफिक जार्गन्स आप इस आर्टिकल में देखेंगे। शुरू करते हैं। कह रहा है जी, द एम्बिशियस गोल ऑफ इरेडिकेटिंग वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस टाइप 1 और WPV1 बाय 2026 अपीयर्स टू हैव बिकम टफर। कह रहा है जो महत्वाकांक्षी गोल है, टारगेट है, लक्ष्य है इरेडिकेट कर देने का, जड़ से ख़त्म कर देने का, वाइल्ड टाइप पोलियो टाइप 1 वायरस को और WPV1 वायरस को, और कब तक? 2026 तक। कह रहा है ये गोल जो है ना, ये दिखाई देता है कि ये और ज़्यादा टफ, और ज़्यादा कड़ा, और ज़्यादा हार्ड बन चुका है। इट अपीयर्स टू हैव बिकम टफर। तो पहले लग रहा था 2026 तक इन दोनों देशों से भी इस वायरस को ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है। गोल यानी टारगेट, लक्ष्य, वर्ब इसकी अपीयर्स, इरेडिकेट करना, डिस्पोज ऑफ करना, किसी चीज़ को जड़ से मिटा देना, है ना। जड़ से मिटाने के लिए एक फ्रेजल वर्ब है, मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे तो ऊपर आई थी वो कैब में। दो हैं, वीड आउट एंड वाइप आउट। ठीक है, वाइप की स्पेलिंग में W लगेगा, वाइप आउट। एक ईडियम भी है, टू निप इन द बड। इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना, लेकिन कब करना? जब वो डेवलप होने वाली हो। यानी आपको हल्का सा बुखार हो रहा है, आपने पहले ही दवाई ले ली, तो आपने बुखार को निप इन द बड कर दिया, शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। तो ये एक स्पेशल मीनिंग देने वाली ईडियम है, सबको आती है, बहुत बार आती है आर्टिकल्स में अपने ईडियम भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपीयर्स वर्ब के बाद में टू इन्फिनेटिव का परफेक्ट फॉर्म लगाया गया है, क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि वो टफ हो चुका है। ऐसा नहीं दिखाई देता कि वो टफ हो जाएगा, फ्यूचर में नहीं होगा, वो हो चुका है। तो जब भी इन्फिनेटिव से चुका हुआ वाला मीनिंग चाहिए हो, पास्ट वाला मीनिंग चाहिए हो, तो आप टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म ना लगाएं, आप टू प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। बढ़े आगे। चलो, ये बीच बीच में कॉन्सेप्ट्स में ऐसे बोल देता हूँ, कभी कभी कुछ बच्चे लिखते हैं सर हमें तो नहीं आया है। आप क्लास में रेगुलर हो जाओ, 50-100 क्लासेस ले लो, ये कॉन्सेप्ट्स 5-5, 10-10 बार रिपीट हो जाएंगे, है ना। हर क्लास में हर कॉन्सेप्ट मेरे लिए रोज करवाना पॉसिबल नहीं है। करेक्ट, WPV1 which is endemic only in Pakistan and Afghanistan is showing signs of a resurgence since 2023। कह रहा है WPV1 वायरस जो है, पोलियो का ये जो वेरिएंट है, जो कि एक एंडेमिक है। एंडेमिक यानी किसी एरिया के अंदर फैली हुई, छोटे स्केल पे फैली हुई महामारी, लोकल लेवल की महामारी। कह रहा है जो कि एक लोकल लेवल का महामारी वाला वायरस है, एंडेमिक है, सिर्फ इन दो कंट्रीज में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। कह रहा है ये वायरस जो है दिखा रहा है, शो कर रहा है साइंस को, साइंस समझते हैं ना आप, और साइंस है रिसर्जेंस के, फिर से उभर आने के, फिर से जिंदा होने के। और कब से? सन 2023 से। तो पिछले 2 साल से ये वायरस दिखा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर से जिंदा हो गया है। WPV1 की वर्ब है शोइंग, वायरस के लिए आया विच की वर्ब है इज, रिसर्जेंस यानी किसी चीज़ का फिर से इमर्ज होना, फिर से सर्ज होना, फिर से अपीयर होना। ठीक है ना, कोई चीज़ जैसे पहले ख़त्म हो गई, फिर अचानक से उसमें जान आ जाए, तो रिसर्जेंस, रीअपीयरेंस, रीइमर्जेंस या रिवाइवल उसको बोल सकते हैं। सेंटेंस में एक एरर है, ढूंढो पहले, फिर आगे कॉन्सेप्ट आपको करवाएंगे, डिटेल में उस एरर को देखेंगे। कह रहा विद अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रिपोर्टिंग 6 WPV1 cases each in 2023. There were 2 cases in Afghanistan and 20 cases in Pakistan in 2022. The total incidence of type 1 cases in both countries in 2023 might appear to have nearly halved. लंबा सेंटेंस है पर बड़ा आसान है। अगर इस सेंटेंस को आपको सिंपल तरीके से पढ़ना है, तो ये जो डैश देख रहे हो, ये वाला डैश और ये वाला डैश, इस वाली बात को पूरी को बीच में से हटा दो। ठीक है, इसको अभी पढ़ो मत, इसको लास्ट में पढ़ेंगे अपने। कह रहे जी विद साथ ही, और किस चीज़ के साथ ही भाई? अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के रिपोर्ट करने के 6 जो हैं इस वायरस के केसेस को, ईच है ना, पाकिस्तान में भी 6 और अफगानिस्तान में भी 6, 2023 में।
कह रहा है जी पिछले साल इन दोनों कंट्रीज में 6 पोलियो के केसेस होने के साथ ही, अब बीच वाला मैं छोड़ रहा हूँ है ना, ये पूरा मैं छोड़ रहा हूँ। हुआ क्या, कह रहा है जो टोटल इंसिडेंस है ना, इंसिडेंस का मतलब होता है रेट ऑफ अकरेंस, किसी चीज़ के घटित होने की दर। कह रहा है जो टोटल एवरेज अकरेंस रेट है इस केस की टाइप 1 वायरस के इन दोनों कंट्रीज में 2023 में वो दिखाई देती है, माइट अपीयर कि वो नियरली हादी हो चुकी है, लगभग जो है 50% रह चुकी है। समझ गए? अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देर वर, अब बीच वाली जोड़ रहा हूं मैं, जो छोड़े बीच आपने छोड़ा ना बीच में, देर वर 2 केसेज इन अफगानिस्तान एंड 20 केसेज इन पाकिस्तान इन 2022। सिर्फ 2 केस थे अफगानिस्तान में और 20 केस थे पाकिस्तान में 2022 में। तो जब 2-20 से मामला इस साल 6-6 पे आ चुका है तो हम देख करके क्या लगेगा कि 2022 से 2023 में वायरस जो है आधा हो चुका है। ऐसा ही होगा ना, 2 और 20 यानी 22 थे, अभी इस बार 12 हैं, तो 12-22 समझ पा रहे होंगे आप। तो आपको देख के लग रहा होगा कि आधा रह गया वायरस, पर ऐसा नहीं है। आगे क्यों नहीं है वो बताएगा आपको। अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो, सेंटेंस सिर्फ इतना ही है, इंसिडेंस माइट अपीयर टू हैव नियरली हाफ्ड। ठीक है, इंसिडेंस की वर्ब है माइट अपीयर। अगेन परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया, ये काम पास्ट में हो चुका है। ऐसा दिखाई देता है कि ये वायरस की इंसिडेंस आधी हो चुकी है, इट माइट अपीयर टू हैव नियरली हाफ्ड। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी बट विद 6 केसेज इन अफगानिस्तान एंड 5 केसेज इन पाकिस्तान ऑलरेडी दिस ईयर देयर अपीयर्स टू बी ए अपटिक। कह रहा है लेकिन 24 में देखो ना आप, 22 से 23 में आधा हो गया। कह रहा है लेकिन 24 के अंदर 6 केसेज मिले अफगानिस्तान में और 5 मिले पाकिस्तान में। अभी तक इस साल में पूरा तो हुआ नहीं 24, अभी तो चल रहा है जुलाई। कह रहा है जी इस चीज़ के साथ ही ना ऐसा दिखता है देयर अपीयर्स कि होने वाला है एक अपटिक, होने वाला है एक उछाल। तो पिछले साल देख लो 2-20 के सामने 6-5 हो चुके हैं, अभी आधा साल हुआ है, आधा बाकी है। तो लगता है कि इस साल जो है पिछले वाले से डबल हो जाएंगे। चलिए अपटिक यानी उछाल, वर्ब है इसकी अपीयर्स। अपीयर के बाद में यहाँ टू इन्फिनेटिव लगाया गया है। फ्यूचर वाला जब मीनिंग चाहिए हो तो है ना, टू बी, टू इन्फिनेटिव, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, और पास्ट वाला मीनिंग चाहिए हो तो टू हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है जी इफ दिस कंटिन्यूस द टोटल केसेस बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम द 2 कंट्रीज माइट बी क्लोज टू और इवन सरपास द 2022 नंबर्स। कह रहा है अगर ये जारी रहा, ऐसा ही चलता रहा, तो टोटल केसेस जो हैं, जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं दोनों कंट्रीज से, वो हो सकते हैं नज़दीक, क्लोज, या फिर पास, सरपास करने वाले या आगे निकल जाने वाले 2022 के नंबर से। तो वही बात होगी, 22 फिर 23 फिर 24, है ना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 24 में हो सकता है 22 वाला रिकॉर्ड भी टूट जाए, इतने केसेस इन दोनों कंट्रीज में मिले। दिस की वर्ब है कंटिन्यूस, केसेस की वर्ब है, केसेस की वर्ब है माइट बी। सरपास करना, किसी चीज़ को ओवरटेक करना, उससे आगे निकल जाना। कह रहा है जी द कंसर्न अबाउट WPV1 इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ केसेस इन चिल्ड्रन। कह रहा है जी जो कंसर्न है WPV1 का, ये लिमिटेड नहीं है, ये सीमित नहीं है सिर्फ बच्चों में केसेस तक, ये इससे भी काफ़ी आगे है। कैसे आगे है? द सर्कुलेशन ऑफ द वायरस इन द एनवायरमेंट इज सीन टू बी राइजिंग। जो सर्कुलेशन है इस वायरस का एनवायरमेंट में, वो देखा गया है कि वो राइज कर रहा है। देखो यहाँ टू बी प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये तीसरे टाइप का इन्फिनेटिव है, कंटिन्यूस इन्फिनेटिव। तो इसका सर्कुलेशन जो फैलाव है ना, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की हवा में फैल रहा है कुछ एरियाज में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years, कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 साल के गैप के बाद, ब्रेक के बाद, पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स हैव बीन इंक्रीजिंगली कलेक्टेड इन पाकिस्तान। कह रहे पॉजिटिव एनवायरमेंटल जो सैंपल्स हैं वो लगातार बढ़ते हुए तौर पे कलेक्ट हो रहे हैं, इंक्रीजिंगली इकट्ठे किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। एनवायरमेंटल सैंपल यानी हवा में कितना वायरस है, पॉजिटिव सैंपल यानी वायरस वहाँ पे मिल गया। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पे आपको एनवायरमेंट में ये वायरस घूमता हुआ, फिरता हुआ, सर्कुलेट होता हुआ मिल रहा है इन 2023 एंड टिल अर्ली जून दिस ईयर। ये ज़्यादा जो सैंपल मिले हैं ना, 23 में भी मिले थे और इस साल जून के शुरुआत में भी मिले थे। और ये कहाँ से मिले थे? फ्रॉम सिटीज़ विच हैव बिन हिस्टोरिकल रिजर्वॉयर्स फॉर द वायरस।
पाकिस्तान के ऐसे शहरों से जो कि रही हैं ऐतिहासिक तौर पे, हिस्टोरिकल तौर पे इस वायरस का जो है रिजर्वोयर या इसका स्टोरेज है ना, सोर्स समझ लो, स्टोरेज समझ लो, जहाँ से वायरस हर बार आपको पाकिस्तान में बार बार फैलता है। उन्हीं शहरों से इस बार हमें हवा से इसके बहुत सारे पॉजिटिव सैंपल्स मिल रहे हैं। तो ये बड़ा कंसर्न है इस वायरस को लेकर के। लंबा सेंटेंस है। सर्कुलेशन यानी फैलाव, स्प्रेड, वर्ब है इसकी इज सीन, सैंपल्स की वर्ब है हैव बिन कलेक्टेड, विच आया सिटीज़ के लिए, विच की वर्ब है हैव बिन रेजर्वॉयर्स। ठीक है, हैव बिन वर्ब है, रेजर्वॉयर तो यानी आप समझते होंगे किसी चीज़ का सोर्स या उसका स्टोरेज। कह रहा है लास्ट ईयर 125 environmental samples were collected from 28 districts। पिछले साल 125 पॉजिटिव सैंपल कलेक्ट हुए थे। कितने शहरों से? 28 जो है डिस्ट्रिक्ट से, जो है पाकिस्तान के। ऑफ दीज 119 बिलोंग टू अ जेनेटिक क्लस्टर YB3A। इनमें से 125 में से 119 बिलोंग करते थे, रिलेट करते थे एक जेनेटिक क्लस्टर से, इस वायरस के एक नए जेनेटिक वेरिएंट से। जेनेटिक क्लस्टर क्या होता है? स्ट्रेन होता है। जैसे कोविड में क्या था, वो ओमिक्रॉन, फिर डेल्टा, फिर अल्फ़ा, बीटा, गामा आ रही थी ना, अलग अलग स्ट्रेन्स। तो वैसे ही इसके एक जेनेटिक क्लस्टर है, एक स्ट्रेन है जिसका नाम है YB3A। ज़्यादातर जो है इसके सारे के सारे सैंपल्स थे। करेजी विच सजेस्ट्स दैट दीज वर इम्पोर्टेड फॉर पाकिस्तान। और ये चीज़ ये सजेस्ट करती है कि इनको इंपोर्ट किया गया था पाकिस्तान से। ये सारे जेनेटिक क्लस्टर जो पाए जाते हैं जनरली पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से जो है निकलते हैं, तो वहाँ से पाकिस्तान में पाए गए हैं। तो कहने का मतलब है कुछ अफ़गानी जो है पाकिस्तान में इस वायरस को लाए होंगे, ऐसा लगता है हमें। चलिए 191 की वर्ब है बिलोंग्ड, विच की वर्ब सजेस्ट, इंपोर्टेड की वर्ब है वर। एक सेकेंड, इंपोर्टेड की वर्ब नहीं है ये, चलो दीज जो है, दीज ये सब्जेक्ट है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर से मार्क, और इसकी वर्ब है वर इम्पोर्टेड, है ना, दीज वर इम्पोर्टेड। चलिए कह रहे जी बाय June 1 दिस ईयर देर हैव बिन 153 पॉजिटिव इन्वायरमेंटल सैंपल्स फ्रॉम 39 डिस्ट्रिक्ट्स। इस साल के 1 जून तक देखें तो 153 पॉजिटिव सैंपल्स मिल चुके हैं पाकिस्तान के 39 शहरों से। देर वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, देर के बाद में जो वर्ब रखी होती है वो देर के हिसाब से नहीं होती है, बल्कि उस नाउन के हिसाब से होती है जो उसके बाद रखा होता है। तो यहाँ पे नाउन है 153 पॉजिटिव सैंपल्स, तो वर्ब है हैव बिन। अगर ये सैंपल होता, अ सिंगल पॉजिटिव सैंपल होता, तो वर्ब होती हैज़ बिन। तो देर के बाद हैज़ लगे, इज लगे, वॉज लगे, वर लगे, उसमें देर का कुछ लेना देना नहीं है। जो भी लगा होगा वर्ब का सब्जेक्ट से कनेक्शन जो होगा उसके हिसाब से, जो मतलब उस कनेक्शन के हिसाब से बनेगा। तो याद रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। कह रहा है एज ऑफ April 8, 2024 34 सैंपल्स वर कलेक्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अप्रैल का डेटा है हमारे पास 3-4 महीने पुराना, तो 34 सैंपल जो है पॉजिटिव सैंपल्स अफगानिस्तान की हवा से भी हमें मिले। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा है जी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स इन एपिडेमोलॉजिकली क्रिटिकल एरियाज एंड हिस्टोरिकल रिजर्वॉयर्स सच एज कराची, क्वेटा एंड पेशावर खैबर ब्लॉक्स इन पाकिस्तान and Kandahar in Afghanistan represents a significant risk to the gains made in the past। कह रहे जी WHO के हिसाब से अगर देखा जाए, जो मौजूदगी है पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स की, हवा में वायरस की मौजूदगी का जो मौजूदगी है, और किस में? एपिडेमोलॉजिकली क्रिटिकल एरियाज़ में, ऐसे एरियाज़ जो एपिडेमोलॉजी के हिसाब से, महामारी के विज्ञान के हिसाब से क्रिटिकल हैं। एपिडेमोलॉजी क्या होती है? द साइंस ऑफ एपिडेमिक्स। तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ महामारियाँ बहुत फैली हैं, जो एरियाज़ बड़े क्रिटिकल हैं, वहाँ पे इस वायरस की जो प्रेजेंस है, और ऐसे एरियाज़ में जो हिस्टोरिकली रिजर्वॉयर्स हैं, ऐतिहासिक तौर पे इस वायरस का सोर्स रहे हैं। और कौन से एरियाज़ हैं? कराची है, क्वेटा है, KP के एक ब्लॉक है पाकिस्तान का, ख्वाइबर पख्तूनख्वा है ना, पेशावर वाला। कह रहा है इन सब एरियाज़ में, और कंधार में अफ़गानिस्तान में, कह रहा है इनकी जो प्रेजेंस है ना, ये रिप्रेजेंट करती है एक बड़ा जोखम, बड़ा रिस्क उन गेंस के सामने, उन मुनाफों के सामने, उस प्रोग्रेस के सामने जो हमने पास्ट में की थी।
मतलब वही चीज़ है ना, सब कुछ हो गया और लास्ट में वो अपने बोलते हैं ना सारी रामायण पढ़ ली और लास्ट में पूछा कि राम कौन था। तो आपने सारी मेहनत कर ली, इस वायरस को हटा दिया और बाद में ये वायरस आपको वहीं मिल रहा है जहाँ पहले शुरू में पाया जाता था, कराची, क्वेटा और केपी के एरियाज़ में। तो एक बड़ा जोखिम है कि आपने सारे अपने गेन्स के ऊपर पानी फेर लिया है, कोई ज़रा बड़ा सिग्निफिकेंट जो है गेन आप रिटेन नहीं कर पाए हैं। ये प्रेजेंस जो है इस रिस्क को रिप्रेजेंट करती है। सेंटेंस का मीनिंग निकल गया। प्रेजेंट सब्जेक्ट है, रिप्रेजेंट्स इसकी वर्ब है। एपिडेमोलॉजी यानी साइंस ऑफ एपिडेमिक्स, महामारी विज्ञान बोल सकते हैं। रेजर्वोयर, स्टोरेज, सोर्स किसी भी चीज़ का। कह रहा है जी, राइजिंग पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ पोलियो कैंपेन्स नॉट रियली अचीविंग देयर डिजायर्ड कवरेज। कह रहा है राइजिंग पॉजिटिव एनवायरमेंटल सैंपल जो हैं वो एक रिफ्लेक्शन है, एक परछाई है। और किस चीज़ का? पोलियो के जो कैंपेन्स हैं, जो अभियान है पोलियो को लेकर के, उनके वास्तव में रियल में अचीव ना करने के डिज़ायर्ड कवरेज को, आपने जो सोचा था वैसा इस पोलियो कैंपेन से आप कर नहीं पाए। ये बात जो है ना हमें यही बताती है, इस चीज़ को इंडिकेट करती है। अब वो कैसे? फेक फिंगर मार्किंग सैंस वैक्सीनेशन इज़ अ परसिस्टिंग प्रॉब्लम। फेक यानी नकली, फिंगर मार्किंग यानी फिंगर पे निशान, सैंस का मतलब होता है विदाउट। सैंस एक पुराना वर्ड है अंग्रेजी का, कभी कभी यूज़ होगा। सैंस का मतलब होता है विदाउट। कह रहे जी, बिना वैक्सीनेशन करवाए ही फेक फिंगर मार्क लगा देना बच्चे की नेल पे, उसकी उंगली पे। कह रहा है ये एक परसिस्टिंग, एक लॉन्ग लास्टिंग, एक लंबी चलने वाली समस्या है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। पोलियो कैंपेन चला, हर बच्चे की फिंगर पे निशान लगा हुआ मिला, आपको लगा पोलियो हो गया यहाँ पे पूरा, है ना? पर हुआ नहीं। माँ बाप जो है जानबूझ करके बच्चों के वो वाली स्याही लगा रहे हैं ताकि आप उनके बच्चों के वैक्सीन ना करवाएं, है ना? और इसी वजह से पोलियो आज भी जिंदा है इन एरियाज़ में। राइजिंग की वर्ब है आर, मार्किंग की वर्ब है इज। साइंस का मतलब होता है विदाउट, परसिस्टिंग यानी लंबा चलने वाली कोई चीज़, कंटिन्यू रहने वाला कोई मामला। कह रहे दो चिल्ड्रन इन पाकिस्तान सिटीज़ आर लार्जली इम्यूनाइज्ड, देयर इज़ अ हाइडन रिस्क ऑफ द वायरस स्ट्राइकिंग एनी अनवैक्सीनेटेड और नॉट फुली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन। कह रहा है हालांकि चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं पाकिस्तान के शहरों में मोटे तौर पे सभी इम्यूनाइज्ड हैं। बड़े शहरों की अगर बात करें तो उनके सबके पोलियो का वैक्सीन लगा हुआ है। फिर भी एक बढ़ा हुआ रिस्क जरूर है इस वायरस के चोट करने का, हमला करने का, किसी भी बिना वैक्सीन लगे चिल्ड्रन को या फिर किसी ऐसे बच्चे को जिसको पूरी वैक्सीन्स नहीं लगी हैं। अब ये कैसे कह सकते हैं हम भाई? ये ऐसे कह सकते हैं, इन 2023 2 ऑफ द 6 केसेस फ्रॉम कराची सिटी। 2023 में 6 में से जो 2 केस थे पाकिस्तान के, वो कराची से आए थे। तो बड़े शहर में, कराची में, लाहौर में, जहाँ सब कुछ सही होना चाहिए, वहाँ भी अगर बच्चों को पोलियो मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? फेक फिंगर मार्किंग। इसके बारे में पढ़ना आप, एक पूरा विकीपीडिया पेज है इस पर। पाकिस्तान में, इनफैक्ट अफगानिस्तान में भी पोलियो वर्कर्स के ऊपर अटैक्स होते हैं, जानलेवा हमले होते हैं, है ना? ऐसा किसी ने वहाँ अफवाह फैला रखी है कि ये पोलियो जो है, पोलियो की वैक्सीन जो हैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो आप अपने बच्चों को पोलियो ना लगवाएं। तो ऐसी अफवाहों और रूमर्स की वजह से पोलियो वर्कर्स पे अटैक होता है, या माँ बाप खुद ही अपने बच्चे के वो स्याही ला के लगा देते हैं ताकि आपके बच्चे को वैक्सीन ना लगे। चलिए, समझ गए आप सेंटेंस पूरा? कह रहा है द सिचुएशन इन पाकिस्तान अपीयर्स वर्स। सिचुएशन पाकिस्तान में देखें तो और ज़्यादा आपको ख़राब दिखेगी, वर्स दिखेगी। और किससे वर्स दिखेगी? देन इट इज़ इन अफगानिस्तान, बजाय जो सिचुएशन है इट है अफगानिस्तान में। और ये कैसे कह सकते हैं हम? ये विद लगा के बता रहा है। कह रहा है विद द एक्चुअल स्प्रेड ऑफ WPV1 सीन predominantly in Afghanistan in 2022 now being detected in Pakistan in 23 and 24। कह रहा है ये बात हम कह सकते हैं इस चीज़ के साथ ही, विद जो एक्चुअल स्प्रेड है इस वायरस का, उसके देखे जाने के साथ ही, सीन विद वाली स्ट्रक्चर्स आपको करवाई हैं सारी, विद के साथ में वर्ब की ING फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कह रहा है जी साथ ही इस वायरस के फैलाव के, स्प्रेड के देखे जाने के, सीन होने के, मुख्यतः या प्रधानतः प्रिडोमिनेटली अफगानिस्तान में 2022 में, और अब इसके डिटेक्ट होने के पाकिस्तान में 2023 में और 24 में। तो समस्या जरूर अफगानिस्तान से आई है, लेकिन अफगानिस्तान में समस्या कम हो गई है। जो काम 2022 में वहाँ हो रहा था
अब 23-24 में पाकिस्तान में हो रहा है, तो सिचुएशन यहाँ ज़्यादा ख़राब हमें लगती है। सिंपल सेंटेंस है ना भाई, रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है। सिचुएशन अपीयर्स, इट इज़, वर्स देन, प्रिडोमिनेटली, है ना, मुख्यतः, लार्जली, मेनली, मोस्टली, आप जो बोलना चाहें इसको। कह रहा है जी देयर इज ऑल्सो द ग्रेव रिस्क ऑफ इंटरनेशनल स्प्रेड फ्रॉम पाकिस्तान। एक गंभीर जोखिम भी है दुनिया भर में इस वायरस के फैल जाने का पाकिस्तान से, और कहाँ पे, पर्टिकुलरली टू अफगानिस्तान, खास करके अफगानिस्तान में। कह रहा है विद ओवर 0.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज फोर्स टू लीव पाकिस्तान and an estimated 0.8 million to be evicted soon, there is an increased risk of cross-border spread of the virus। कह रहा है जी इस चीज़ के साथ ही विद लगभग 0.5 मिलियन यानी आधा मिलियन, 5 लाख अफगान रिफ्यूजीज़ के फोर्स किए जाने के साथ ही, मजबूर होने के साथ ही कि वो पाकिस्तान से लीव कर जाएं, वापस अफगानिस्तान चले जाएं, और लगभग 8 लाख मिलियंस के अभी जल्दी ही इवेक्ट करवाए जाने के साथ ही, अभी उनको इवेक्ट करवाया जाना बाकी है, 8 लाख को भगाया जाएगा, फोर्स आउट किया जाएगा। कह रहा है जी 13 लाख लोगों को पाकिस्तान से अफगानिस्तान में भेजे जाने के साथ ही होगा क्या, देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क, एक बढ़ा हुआ जोखिम हमारे सामने है, जो है क्रॉस बॉर्डर स्प्रेड का, बॉर्डर के पार फैलाव का इसी वायरस के। तो ये 8 और 5 13 लाख लोग जरूर इनमें से वायरस जो है किसी ना किसी के साथ आ जा सकता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है। समझ गए। टू बी एविक्टेड फ्यूचर की बात कर रहा है पैसिव के अंदर। अब ये इन्फिनेटिव सारे करवा चुके हैं आपको, बार बार मैं हर क्लास में करवाना पॉसिबल नहीं है, तो आपसे सभी से विनती है कि थोड़ा रेगुलर रह जाओ क्लासेस में। 15, 20, 30 क्लास लेने पे मोटे मोटे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिपीट हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे। तो टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनको इविक्ट करवाया जाएगा, इनको पाकिस्तान से अफगानिस्तान फोर्सफुली भेजा जाएगा। देर इज़ अ लार्ज पूल ऑफ अनवैक्सीनेटेड एंड अंडर इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन। एक बहुत बड़ा पूल है, एक बहुत बड़ा जत्था है ऐसे बच्चों का जिनके या तो पूरी वैक्सीन नहीं लगी है या जो अनवैक्सीनेटेड है, जिनके लगी ही नहीं है। और ये कहाँ है, इन सदर्न अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साउथ के पार्ट में। कह रहा है जी एक बड़ा पूल है। कह रहा है इंक्रीजिंग द रिस्क दैट रिटर्निंग रिफ्यूजीज कैन पोज, इंक्रीज करते हुए उस जोखम को जिसको ये वापस जाने वाले रिफ्यूजीज पोज करते हैं, खड़ा करते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत सारे बच्चे हैं अफगानिस्तान में जिनको अगर वायरस लग गया तो बड़ी जल्दी, भगवान ना करे, इन बच्चों को भी पोलियो होने का जोखिम है और इनको, है ना, फेस करना पड़ सकता है इस बीमारी को। पूल की वर्ब है इस, इंक्रीजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये पूल है तब ये इंक्रीज भी कर रहा है इस रिस्क को, और रिस्क है रिफ्यूजीज़ के, जो रिफ्यूजीज़ पोज करते हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले, जो रिस्क को खड़ा करते हैं। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। अब आ जाओ अपने जल्दी से कॉन्सेप्ट पे, जो ग्रामर कॉन्सेप्ट छोड़ा था। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सिंस और फॉर का यूज़ कैसे होगा और इनके साथ में टेंस कौन सा लगेगा। सिंस आपको तब लगाना है जब आपको किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, कब से वो एक्शन शुरू हुआ, वो पॉइंट अगर आपको दिया हो तो सिंस लगाना है, और अगर ड्यूरेशन दी गई हो तो फॉर लगाना है। जैसे मैं लिखना चाहूँ सिंस या फॉर 2009, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा सिंस 2009। भाई कोई काम 2009 से हो रहा है तो सिंस 2009 लिखूँगा ना, मेरे पास पॉइंट आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ही मिल जाए आपको सिंस का इस्तेमाल कर लेना है। वैसे ही सिंस या फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिला, यहाँ पे आपको ड्यूरेशन मिली, समय काल मिला आपको, 3 साल, 2 महीने, 1 घंटा, 3 दिन। जब भी कुछ ऐसा काम हो जिसमें समय का, टाइम का ड्यूरेशन मिल जाए तो आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, रिपीट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी से आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड करेंगे अपने आगे तक। यहाँ पे लगेगा फॉर। अब एक बार पॉज कर लो, सिंस या फॉर अ लॉन्ग टाइम या सिंस या फॉर थर्सडे, इन दोनों में क्या लगाओगे। आराम से पॉज करके खुद से एक बार अटेम्प्ट दे लो इसको। चलो यहां लगना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, लंबा वक्त है, टाइम दिया गया आपको, ड्यूरेशन दी गई है भाई साहब, ड्यूरेशन दी गई है तो फॉर आएगा। और यहाँ पे थर्सडे यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, कोई चीज़ जो है गुरुवार से हो रही है, गुरुवार उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया तो सिंस लगाना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका पहले होना चाहिए क्लियर, कब लगेगा सिंस, कब लगेगा फॉर। अब अपने बढ़ते हैं जी आगे।
देखो अब बात आती है टेंस की। सही आपने यूज़ करना सीख लिया इन दोनों वर्ड्स को। सिंस के साथ में और फॉर के साथ में कभी भी आप कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई काम मान लो 2009 से हो रहा हो या पिछले 15 साल से हो रहा हो, उस काम को आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बता सकते हैं। आपको उसको चेंज कर देना है परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंसेज में चेंज कर सकते हो, ये मैं आपको भी समझा दूंगा। लेकिन ध्यान रखना कंटिन्यूअस टेंस इन दोनों वर्ड्स के साथ में नहीं आता। और सिंस के साथ में इंडेफिनिट टेंस भी नहीं आता। फॉर के साथ में आ जाता है इंडेफिनिट टेंस, कुछ केसेस हैं, फिर किसी दिन करवाएंगे, अभी डिटेल में नहीं जा रहा मैं। लेकिन याद रखना कंटिन्यूअस टेंस इन दोनों वर्ड्स के साथ में कभी भी यूज़ नहीं करना है जब ये टाइम ड्यूरेशन या पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहे हो। चलो अब यूज़ करके दिखाते हैं आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। द रिफ्यूजीज आर लिविंग इन हार्डशिप सिंस या फॉर द आउटब्रेक ऑफ द वॉर। रेफ्यूजीज जो हैं हार्डशिप में रह रहे हैं, मुश्किल में रह रहे हैं जब से वॉर का आउटब्रेक हुआ, जब से वॉर शुरू हुई। देखो जब से वॉर शुरू हुई ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट है तो आपको यूज़ करना है सिंस का। सिंस का यूज़ करना है। सही बात है ना। जब से वॉर शुरू हुई तब से ये हार्डशिप में रह रहे हैं, तो सिंस जो है बिगनिंग यानी पॉइंट का एक्शन जो है आपको बता रहा है एक्शन कहाँ से शुरू हुआ है, तो ये तो सिंस लग जाएगा। लेकिन इसके साथ में आर लिविंग गलत है। आर लिविंग गलत है। आपको यहाँ लिखना चाहिए आर लिविंग की जगह हैव बिन लिविंग। ये काम पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, आपने स्टार्टिंग पॉइंट भी बता दिया। लेकिन टेंस जो आएगा इसके साथ में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही अगर इस सेंटेंस को यूं बनाना हो, रेफ्यूजीज आर लिविंग सिंस या फॉर नियरली अ डेकेड। रेफ्यूजीज मुश्किल में रह रहे हैं लगभग एक डेकेड से, 10 सालों के एक पीरियड से। टाइम पीरियड मिल गया, सिंस नहीं लगेगा, फॉर लगेगा, इतना तो आप समझ गए। लेकिन यहाँ भी आपको आर लिविंग जो लिखा है ये गलत है, इसका इस्तेमाल ना करना होगा। आपको लिखना होगा हैव बिन लिविंग। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना भाई। प्रेजेंट टेंस को आप कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे जैसे ही आपको सिंस फॉर और साथ में टाइम ड्यूरेशन मिल जाए, है ना, ड्यूरेशन या पॉइंट मिल जाए। अब ये फॉर वाले को और देख लेना। जो आपने अभी ये लिखा हैव बिन लिविंग, इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते थे हैव लिव्ड। मतलब जब आपको फॉर मिल जाए, टाइम पीरियड मिल जाए और फॉर मिल जाए, तो उसके साथ में आप चाहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं। सिंस के साथ नहीं होता ये। सिंस के साथ ये नहीं हो सकता, फॉर के साथ हो सकता है। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग है कि ये काम पास्ट में भी हो रहा था और 10 सालों से अभी भी हो रहा है। फ़र्क क्या है इन दोनों में? पहले वाले के अंदर आप जो है काम के ऊपर, वर्क के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं। वो 10 साल से रह रहे हैं मुश्किल में, वो 10 साल से रह रहे हैं मुश्किल में। और दूसरे वाले सेंटेंस में परफेक्ट टेंस के साथ आप ड्यूरेशन पे फोकस कर रहे हैं। आप यहाँ यूँ बोल रहे हैं वो मुश्किल में रह रहे हैं 10 साल से, वो मुश्किल में रह रहे हैं 10 साल से। समझ गए ना किस चीज़ पे आप जोर देना चाह रहे हैं? काम पे जोर देना चाह रहे हैं, रहने पे जोर देना चाह रहे हैं, तो आप जो है कंटिन्यूस टेंस लगाएं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फॉर के साथ होगा ये। और अगर ड्यूरेशन पे जोर देना है तो आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करें। थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, अलग से ग्रामर सीरीज़ में सबको करवा दिए गए हैं, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं जाकर के इनको कवर कर लेना। लास्ट सेंटेंस आपको दे रहे हैं एज होमवर्क। द कपल आर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड सिंस 3 ईयर्स। ये कपल जो है पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा है, दुनिया भर में घूम रहा है, पिछले 3 सालों से ट्रैवल कर रहे हैं। एरर्स देखो इसमें एक मिलेगी या 2 भी मिल सकती हैं, दोनों को ढूंढना, सेंटेंस को सही करके कमेंट्स में डालना। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको कवर करना है, एक वीडियो यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस वीडियो से 15-20 मिनट में ढंग से इस कॉन्सेप्ट को सभी रेडी कर लेना। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को। आज क्लास थोड़ी सी लेट है, सुबह मैं रेडी नहीं कर पाया ऑफिस की वजह से। ये क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लो और खुद से इनको ट्राई दो। फेक फिंगर प्रॉब्लम जो है वो क्या डिस्क्राइब करती है ना, एक एज अ प्रॉब्लम इस चीज़, ये आर्टिकल इस प्रॉब्लम को कैसे डिस्क्राइब करता है, इससे क्या हो रहा है फेक फिंगर प्रॉब्लम से पाकिस्तान अफगानिस्तान में। और इनमें से कौन सा वो फैक्टर है जो इंक्रीज डिटेक्शन को WPV1 के पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा रीजन है जिससे WPV1 पाकिस्तान में आपको देखने को मिल रहा है? खुद से ट्राई देना है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस के, इसी वीडियो के नीचे मैच कर लेना। बीच में 4 अ लार्ज स्टोरेज ऑफ समथिंग वोकैब के क्वेश्चन है। प्रीडोमिनेंस का मीनिंग पूछा है। एविक्शन के साथ में क्या लगाओगे? ऑर्डर लिखोगे, रिसर्जेंस लिखोगे, सरपास लिखोगे। कौन सा वर्ड दोनों
एविक्शन और दूसरा वर्ड जो है आपस में फिट बैठेंगे, है ना, कोलोकेशन। लास्ट में फ्रेजल वर्ब पूछी है आपसे, वीड आउट। सभी के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं वीडियो के नीचे, आप चेक करें। लास्ट में मिलेंगी आपको 2 एरर्स। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से और दूसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास। फर्स्ट कमेंट से चेक करें। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात लेंगे आपसे कल। अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन, साइनिंग आउट।